यूट्यूब चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लगातार भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था राज्यपाल की शक्तियां, और शक्तियों में भी दो महत्वपूर्ण शक्तियां पढ़ ली थी, एक कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति। इसके अलावा राज्यपाल की और कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम की दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण, उन पर आज चर्चा करते हैं और लगभग कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो देखिए चर्चा करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों में दो शक्तियां जब हम पढ़ चुके थे, इसके अलावा जो शक्तियां बचती हैं, एक शक्ति जो है जिसे वित्तीय शक्ति कहा जाता है, वित्तीय शक्ति या पावर, फाइनेंस पावर। दूसरी न्यायिक शक्ति, जुडिशरी पावर। और लास्ट और अंतिम एग्जाम में आजकल यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सविवेक शक्ति। ये तीन प्रकार की शक्तियों की आज हम चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 198। अब 198 क्या है, यह एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक। ठीक है, अब धन विधेयक के बारे में ध्यान रखिएगा, जो भी किसी कर को जोड़ने से, घटाने से, करने से जो भी संबंधित मामले होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। लेकिन धन विधेयक कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा विधेयक जिसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष या फिर केंद्र के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जिसे रिकमेंड करते हैं, जिस पर लिख दें कि ये एक तरीके से मनी बिल है, तो उसी बिल को मनी बिल के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि सारी अथॉरिटी किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। अब मनी बिल के बारे में खासियत देखें, मनी बिल का मतलब होता है लोकसभा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा के लिए जरूरी होता है, लोकसभा में पारित हो जाए तो उसको पास मान लिया जाता है। समझ में आ गई बात। केवल राज्यसभा को उसको सूचना स्पष्ट करनी होती है, यानी कि सारी पावर लोकसभा के पास आ जाती है धन विधेयक या मनी बिल को लेकर। इसलिए आपने देखा होगा जीएसटी लाया गया था जीएसटी। तो जीएसटी किस रूप में लाया गया, तो जीएसटी एक प्रकार का मनी बिल था। अब मनी बिल को जब लाएंगे तो सारी की सारी शक्ति किसके पास चली जाएगी, लोकसभा के पास चली जाएगी। और लोकसभा में जिस भी दल को मेजोरिटी हो तो वो आसानी से बिल को क्या करा लेगा, पास करा लेगा। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक वो चीज होती है। ठीक है, अब इस धन विधेयक में होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पहले तो विधानसभा अध्यक्ष, कौन सा, विधानसभा जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा यह बताया जाएगा ये बिल मनी बिल है या नहीं है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, जो धन विधेयक है उसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लौटाया जाता, तो इसका कारण यह है कि उस बिल को लाने से पूर्व ही क्या ले ली जाती है, अनुमति ले ली जाती है। जब उसको लाने से पूर्व ही क्या ले ली गई, अनुमति ले ली गई, परमिशन ले ली गई, तो उसको रोकने का कोई मतलब बनता नहीं है। ध्यान रखिए, तो धन विधेयक को लेकर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब धन विधेयक के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आता है अनुच्छेद 202। और 202 में भी बात करें तो धारा फर्स्ट क्या कहती है, बजट की बात करती है। किसकी, बजट। ठीक है, पहली ध्यान रखिएगा, वहां पर बजट जैसा कोई शब्द नहीं है,
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग में लिया गया है, लेकिन जनरली हम व्यवहार में उस शब्द के लिए प्रयोग क्या लेते हैं, बजट। अब बजट को ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के नाम से, किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से राज्य का वित्त मंत्री पेश करता है। राज्यपाल के नाम से राज्य का वित्त मंत्री क्या करता है, पेश करता है बजट। बजट एक तरीके से क्या है, आय और व्यय का विवरण है, आय और व्यय का विवरण है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 203 भी आपको याद रखना है। धारा 3, अनुदान की मांग, ग्रांट लेना है एक्स्ट्रा, तो अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति से, राज्यपाल अनुमति देगा, उसके बाद अनुदान की मांग को सदन में रखा जाएगा। लेकिन सदन में मांग लाने से पूर्व राज्यपाल की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये 3 चीजें आपके एग्जाम्स में वित्त से संबंधित है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 की धारा आई और धारा वाई, आई पंचायती राज के लिए और वाई नगर निकाय के लिए। इन राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, पहली बात। और राज्य वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को राज्यपाल कहां रखवाता है, सदन में। ये चीज आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक चीज और, एक विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप कहोगे दोनों में अंतर को ध्यान रखना हो तो ध्यान रखिएगा। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ऐसा नहीं होता। सभी वित्त विधेयक एक तरीके से धन विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं न्यायिक शक्ति के रूप में। किसके रूप में, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के रूप में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 161। अच्छा, एक चीज और एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक बात एक ही है, लेकिन धन विधेयक कौन सा होगा, धन विधेयक वही होगा जिसको विधानसभा अध्यक्ष रिकमेंड कर देगा कि ये बिल एक तरीके से मनी बिल है, तो उसको मनी बिल के रूप में स्वीकार किया। सारे बिल एक तरीके से फाइनेंस बिल होंगे, लेकिन फाइनेंस बिलों में से कौन सा बिल एक मनी बिल के रूप में होगा, इसको विधानसभा अध्यक्ष ही रिकमेंड करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक वित्त विधेयक होता है क्या, या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है क्या। तो ध्यान रखिएगा, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, लेकिन सभी धन विधेयक एक तरीके से वित्त विधेयक होते हैं। उल्टा ध्यान रखिएगा, और वित्त विधेयक। ठीक है, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बनी रहती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अलग से बताने का उद्देश्य था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पर। अनुच्छेद 161, 161 क्या कहता है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल किसी भी सजा को लघु कर सकता है, परिहार उसकी प्रकृति बदल सकता है, साथ साथ में निलंबन कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है। राज्यपाल किसी भी दी गई सजा को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, लघु कर सकता है, परिहार कर सकता है और साथ साथ में निलंबित कर सकता है। उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है और साथ साथ में क्षमा भी कर सकता है। लेकिन अंतर ध्यान रखिएगा, जो मृत्यु दंड होगा उस मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, उसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन नहीं करेगा जो उसे क्या करे? क्षमा करे। मृत्यु दंड को क्षमा में नहीं बदल सकता, बाकी सब कुछ उसमें परिवर्तित कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने की अथॉरिटी केवल और केवल किसके पास है? केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, आपको पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक अनुच्छेद आता है आपको 217। अब आपको ये 217 क्या है? जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के जो जज हैं या न्यायाधीश, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा क्या लेना? सलाह। किससे? राज्यपाल से। हाई कोर्ट के अंदर जो भी जज होंगे, उन जजों की नियुक्ति करते समय उस राज्य के राज्यपाल से क्या ली जाएगी? सलाह ली जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। उसके अलावा अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा शपथ? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनको हटाएगा कौन? संसद हटाएगी। ये त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन सब कुछ करेगा कौन? राष्ट्रपति, कोलेजियम की सिफारिश पर। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। क्या दिलाएगा? ठीक है, अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो भी ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। इसके अलावा अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। इसके अलावा इसी के अंदर आर्टिकल 234, वो भी याद रखें, जो न्यायिक यहां पर अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी, ये एग्जाम्स में आपके बार बार पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण चीजें बार बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तीसरा और लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। वो क्या है? वो है सह विवेक शक्ति। अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 163 की धारा 2 में सह विवेक शक्ति बताई गई है। कौन सी? सह विवेक। क्या कहा गया? कि राज्यपाल कुछ विषयों पर
मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ विषय पर सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। कौन नहीं है? राज्यपाल। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखें। अब संविधान के अंदर, किसके अंदर? संविधान के अंदर दो प्रकार की सह-विवेक शक्ति है। दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ध्यान रखिएगा, एक परिस्थितिजन्य और दूसरी संविधान प्रदत्त। एक ऐसी सह-विवेक की शक्ति जो उस परिस्थिति ने पैदा करी है, और एक ऐसी जिसे संविधान के द्वारा दिया गया है। समझ में आगे बात? तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान प्रेरित कौन सी या संविधान प्रदत्त कौन कौन सी शक्तियां या सह-विवेक की शक्ति दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, बात करें संविधान प्रदत्त। कौन से? संविधान प्रदत्त एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो संविधान प्रदत्त कौन कौन सी शक्तियां दी गई है सह-विवेक की शक्ति? एक तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 167, जहां से मैं आपको बता चुका था, जहां से राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के अंदर किए गए जो प्रशासनिक और विधि कार्य उनकी सूचना मांगना। समझ में आ गया? तो जो सूचना मांगना है उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने सह-विवेक का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। ये चीज ध्यान रखें। उसके अलावा अनुच्छेद 200, अब आप कहोगे अनुच्छेद 200 में सह-विवेक कैसी है? तो अनुच्छेद 200 के अंदर विधेयक स्वीकृति की बात कही गई थी, अपने ने पढ़ा था। तो उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है? एक तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या करना? आरक्षित करना, पहली चीज। और दूसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना अपने सह-विवेक का इस्तेमाल करेगा, और दूसरा, किसी भी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो कहीं ना कहीं अपने सह-विवेक के आधार पर ही पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? लौटाएगा। तो सह-विवेक शक्तियां यहां पर दी गई है। उसके अलावा सह-विवेक शक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 356, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति शासन। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, या फिर जो सरकार जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं संविधान की विधियों के, संविधान के नियमों के अनुसार विपरीत है, लोकतंत्र की स्थिति खराब है, देश के अंदर, राज्य के अंदर एकता और अखंडता को लेकर काफी सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में बदल गई हैं, संवैधानिक तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो गया, नौकरशाही समाप्त हो गई है, या किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा, संवैधानिक जो सरकारें वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तब जाकर राज्यपाल अपने सह-विवेक का इस्तेमाल करेगा और राष्ट्रपति को राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या करेगा? सिफारिश करेगा। उस सिफारिश को ही कहा जाता है अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 356 की स्थिति को समझिए। रिकमेंड की जाएगी तो 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। समझ में आ गई बात? जब सिफारिश की जाएगी, जैसे ही सिफारिश की जाएगी वैसे ही विधानसभा निलंबित हो जाएगी, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर उसका संसद अनुमोदन कर देती है, हाँ उसको पास कर देती है, संसद की स्वीकृति मिल जाती है, तो विधानसभा पूर्ण रूप से भंग हो जाएगी और सारा का सारा तंत्र राष्ट्रपति के हाथ आ जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और साथ साथ में राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अधिकतम कम से कम प्रारंभ करेंगे 6 महीने, उसके बाद समय समय पर बढ़ाया जा सकता, और अधिकतम इसे 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है,
अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिनिमम तो सामान्य तौर पर 6 महीने में। संसद की स्वीकृति कितने समय के लिए चाहिए, 2 माह के लिए चाहिए। राजस्थान के अंदर राज्यपात की बात करें तो कितने समय के लिए लग चुका है, तो आपको पता होगा। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। 356 यही चर्चा कर लेते हैं। 2 माह में संसद की स्वीकृति, पहली चीज। दूसरा, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष, पहली चीज। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो राजस्थान में 4 बार लग चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। फर्स्ट 1967 में, सेकंड 1977 में, थर्ड 1980 और फोर्थ 1992। ये 4 आपको पता होने चाहिए। राजस्थान में क्या लग चुका है राष्ट्रपति शासन। 1967 में जब लगा उस समय राज्यपाल के रूप में कौन थे? संपूर्णानंद। और जब समाप्त हुआ तब कौन थे? सरदार हुकम सिंह। और उस समय के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो आपको पता होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, यह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली चीज। दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार 77 में लगा, ठीक है। किसके समय लगा? वेदपाल त्यागी के समय लगा। समाप्त किसके समय हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, समाप्त किसके समय हुआ? रघुकुल तिलक के समय। मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए हरदेव जोशी। यह सामान्य जानकारी एग्जाम्स में पूछ ली जाती। 1980 रघुकुल तिलक के समय लगा और उनके समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक ही नाम। सीएम उस समय कौन? सीएम उस समय आपको पता होगा भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह। और लास्ट और अंतिम 1992 किसके समय लगा? एम चन्ना रेड्डी के समय लगा। समाप्त किसके समय हुआ? बलीराम भगत के समय हुआ। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भैरव सिंह। यह सामान्य जानकारी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब आपको पता नहीं इसको कितनी बार और कब कब रखते रहोगे, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे कम समय के लिए यह लगा 45 डेज और सर्वाधिक समय के लिए यह लगा लगभग 353 डेज। सर्वाधिक। इनका ऑर्डर यही है। सबसे पहले यह लगा मार्च के अंदर, फिर यह लगा अप्रैल के अंदर, यह लगा फरवरी के अंदर, यह लगा दिसंबर के अंदर। और दिसंबर भी कौन सा दिसंबर? 3 दिसंबर को यह समाप्त होता है। और 3 दिसंबर आपको पता है क्या परिणाम आपके सामने रहा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो किस किस समय लगा, कारण भी बता देता हूं आपको। पहली बार जब लगा तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं लगा, इसलिए लगा। दूसरी बार जब लगा हरदेव जोशी के समय, तो केंद्र के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, उसकी सरकार चली गई। 1980 में जब लगा तो केंद्र के अंदर जनता दल की सरकार थी, उसके समय लगा। और लास्ट में जो लगा भैरव सिंह शेखावत, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया था उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला सबसे कम, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा उससे ज्यादा और चौथा उससे ज्यादा। कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है? मैंने कहा मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और दोनों में भैरव सिंह शेखावत। राज्यपाल की बात करें तो पहले में संपूर्णानंद,
समाप्त हुआ सरदार हुकम सिंह के समय। दूसरे के अंदर आपको ध्यान रखना है वेदप्याल त्यागी के समय शुरू हुआ और रघुकुल तिलक के समय समाप्त हुआ। तीसरे के अंदर रघुकुल तिलक के समय शुरू हुआ, उसी के समय समाप्त हो गया। और फोर्थ एम चंद्रा रेड्डी के समय शुरू हुआ और साथ साथ में बलीराम भगत के समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज थी राज्यपाल की शक्तियों को लेकर। तो ये टॉपिक आपका राज्यपाल की शक्तियों का मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। बेसिक सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा। वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सविवेक शक्ति। सविवेक शक्ति में भी एक चीज ध्यान रखेगा, मैं आपको बता, परिस्थिति जन्य शक्ति कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा। किसी दल को बहुमत ना मिले, सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए अकस्मात किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, समझ में आ गया। किसी दल को बहुमत ना मिला तो किस दल को बुलाया जाए। इस प्रकार की जो परिस्थितियां पैदा होती है तब राज्यपाल अपने द्वारा सविवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है। संविधान में इस प्रकार की कोई और जानकारियां दी नहीं गई है। ये परिस्थिति के अनुसार अपने सविवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति देता है, किसको, राज्यपाल को। तो ये ध्यान रखिएगा, परिस्थिति जन्य शक्तियां आपको सामान्य तौर पर पता होंगी, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो परिस्थितियां बनती है उसमें अपने सविवेक का इस्तेमाल करना। और किसी दल को बहुमत नहीं है, सदन में वो अविश्वास खो चुका है, मंत्री परिषद बर्खास्त हो गई है, विश्वास मत खो चुकी है, उसके बाद भी वो त्याग पत्र नहीं दे रही है, इतनी सारी परिस्थितियां अगर पैदा हो जाए तब राज्यपाल अपने द्वारा सविवेक का इस्तेमाल करता है। तो ये वीडियो देखिएगा। अगर ये वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।